बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ये गर्मियों की खुशगवार सुबह थी। हीरा बिस्तर से उठी तो 7 बज चुके थे। उसने अपना तकिए उसकी अम्मी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। वो जल्दी से तैयार हुई और नाश्ता किए बगैर ही स्कूल को निकल गई। नाश्ते के लिए उसके पास टाइम कहाँ था, क्योंकि उसके स्कूल टाइम में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। स्कूल पहुंचकर उसने सुख का सांस लिया, क्योंकि शहर और सहर उसके इंतजार में ऑलरेडी खड़ी थी। क्योंकि ये तीनों बड़ी पक्की सहेलियां थी, वो तीनों जल्दी से असेंबली हॉल में पहुंची। अभी 3 पीरियड भी नहीं गुजरे थे कि हीरा को नाश्ते की याद सताने लगी। हीरा की तबीयत भी कुछ ऐसी थी, नटखट सी, शरारती सी। वो सबको बहुत ज्यादा भाती थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा, तफरी का टाइम हुआ। हीरा ने तो घड़ियां गिन गिन कर गुजार कर इस वक्त का इंतजार किया। वो तीनों कैंटीन की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर सबसे पहले जी भर कर नाश्ता किया। शहर और सहर ने अपनी पसंद की खाने की चीजें खरीदी और एक घने दरख्त की छांव देकर उसके नीचे आकर बैठ गई। शहर ने दरख्त के तने से टेक लगाई। हीरा और सहर उसके दाएं बाएं बैठ गई। गर्मियों की छुट्टियों के लिए क्यों ना आउटिंग का प्रोग्राम बनाएं, सहर ने कहा तो हीरा और शहर की आंखें चमक गई। ये तो तूने बड़े कमाल का आइडिया दिया है यार, वैसे मैं तुझे इतना अक्लमंद समझती नहीं थी, हीरा ने शौक अंदाज में कहा। वो तो ठीक है यार, घर से इजाजत कैसे मिलेगी, शहर ने मांद लहजे में कहा। हम इसलिए हैं, तुम फिक्र मत करो, हम बात करेंगे तेरे घर वालों से, शहर ने हीरा की तरफ एक नजर डालकर शहर से पुरुम्मीद लहजे में कहा। चलो भाई, पहली जगह और दूसरा प्लान बनाते हैं, फिर इजाजत के बारे में सोचेंगे और अगर ना मिली तो बताए बगैर ही निकल जाएंगे, हीरा ने बेफिक्र होकर कहा। हाँ, तुम तो बस गलत तरीके ही सोचना, सहर ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा भाई, बस करो लड़ाई और काम की बात करो, सहर बोली। मेरा ख्याल है मड़ी बेस्ट है, और वैसे भी गर्मियां हैं और वहाँ के मनाजर भी बड़े दिलफरेब हैं। अब लंबी कहानी ना शुरू करना, फितरत की मदाह, हीरा ने कहा। वैसे आइडिया तो बड़ा अच्छा है, शहर ने कहा। हाँ ना, मेरा दिमाग तो ऐसे ही चलता है। अब तू कायल हो गई ना मेरी जहानत की, सहर ने फखरिया अंदाज में कहा तो शहर और हीरा के चेहरे की मुस्कुराहट फैल गई। चलो तो फिर प्लान डन हुआ। डन, सबने एक जुबान होकर कहा। हम जाएंगे कब और कितने दिन रहेंगे, ये भी तो बताओ, कम से कम 1 वीक तो मस्ट है, शहर के सवाल के जवाब में हीरा बोली। शहर, तुम भी तो कुछ कहो, हीरा ने शहर की तरफ इशारा करके कहा। कुछ नहीं, बस यहाँ मेरा दिल घबरा रहा है, डर सा लग रहा है, शहर ने परेशान होते हुए कहा। कम ऑन यार, इसमें डरने की क्या बात है, हम बहुत एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, सहर ने कहा और उसके साथ ही बेल बज गई और तीनों क्लास की तरफ चल पड़ी। अगली सुबह उन्होंने अपने वालिदैन से पहले इजाजत ली, जो तकरीबन नाकाम रही, जिसकी वजह से परेशान हो गई। यार अब क्या होगा, हमारी तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, सहर ने परेशान होते हुए कहा। तुम तो ऐसे ही परेशान हो जाती हो, अभी 2 दिन बाकी हैं छुट्टियों में, दोबारा कोशिश करेंगे, मेरा ख्याल है इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। तुमने वो शेर नहीं सुना, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुब है इस मौजू से, वो घबराया नहीं करते, सहर ने पुरुम्मीद होकर शौक अंदाज में कहा। तुम लोग ऐसा करना, शाम को मेरे घर आना, वहाँ बैठकर कुछ प्लान बनाएंगे, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी, ठीक है ना। इस पर सहर और हीरा ने सर हिलाया। शाम हो गई थी। शहर में टहलते हुए उन दोनों का इंतजार कर रही थी। इतने में वो दोनों गेट के अंदर दाखिल हुई। सहर ने उन्हें खुशामदीद कहा, उन्हें लॉन में बिठाकर खुद अंदर आए। जब वापस आई, उसके हाथ में एक ट्रे था जिसमें 3 जूस के गिलास रखे हुए थे। उसने वो शहर और हीरा को पेश किए और एक खुद उठा लिया। यार, हम इतनी दूर से चलकर तुम्हारे पास आए हैं, तुम कोई बिस्कुट भी साथ ले आती, हीरा ने जूस के गिलास की तरफ देखते हुए कहा। फिक्र न करो, मेरी अम्मी चाय बना रही है, वो ले आएंगी तुम्हारे लिए बिस्किट, सहर ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। बस करो, मेरा ख्याल है कि अब काम की बात हो जाए, शहर ने जरा तंग होते हुए कहा। उन्होंने प्लान तरतीब देना शुरू किया। मैं और हीरा तुम्हारे पास एक खुशखबरी लेकर आए हैं, शहर ने कहा। वो कौन सी खुशखबरी? वो ये कि मुझे और हीरा को इजाजत मिल गई है, शहर ने खुश होते हुए कहा।
तुम्हारा मिशन कहाँ तक पहुँचा? हीरा ने जूस को गिलास पर टेबल रखते हुए पूछा। वो ना मुझे ना इजाजत मिल गई है, सहर ने रुक रुक कर अफसरदा लहजे में कहा। इस दौरान हीरा और शहर के चेहरे के तासुरात मुसलसल बदल रहे थे, मगर जुमला मुकम्मल होते ही दोनों ने खुशी से यस का नारा लगाया। चलो पिक पैकिंग शुरू करें हम सब, हीरा ने सवालिया अंदाज में कहा। क्यों नहीं, जरूर करो, शहर ने जवाब दिया, मगर इधर हम सब रहेंगे कहाँ? ओहो यार, तुम भी कितनी बेवकूफ हो हीरा, हम गेस्ट हाउस में रहेंगे और कहाँ रहेंगे? अब हम फुटपाथ पर तो डेरे लगाने से रहे, शहर ने जवाब दिया। हाय अल्लाह, मैं बेवकूफ हूँ, हीरा ने मुंह बनाते हुए कहा। हाय अल्लाह, तो हम कब से कह रहे हैं कि तुम बेवकूफ हो, शहर ने कहा तो सबकी हंसी निकल गई। चलो अब हम चलते हैं। इसके साथ ही वो दोनों गेट की तरफ चल पड़ी। हीरा तुम्हारी बिस्किट, शहर ने पीछे से आवाज लगाई। तुम ज्यादा खुश ना होना कि मैं तुम्हारे बिस्किट छोड़कर जा रही हूँ, फिर कभी आऊंगी तुम्हारे बिस्किट खाने, हीरा ने पीछे मुड़कर कहा और हाथ हिलाकर गेट से बाहर निकल गई। उन तीनों ने अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। वो तीनों हीरा के घर आई, वहां से उनके वालिदैन ने उन्हें रवाना किया। सफर 3 घंटे का था और तीनों बातें करती हुई और खाते हुए वक्त का पता भी न चला और वो मरी पहुंच गई। उन्होंने 2 कमरे बुक किए, उन्होंने 2 हफ्ते वहां रहना था। उन्होंने 10,000 रुपए अदा किए, कमरे की चाबियां ली, कमरे की तरफ चल दी। कमरे काफी वसी और साफ सुथरे थे और जरूरत की हर शय मौजूद थी। तीनों ने मुंह हाथ धोया, फ्रेश होकर खाना खाया, अपना सामान सेट किया। मेरा ख्याल था हम तीनों एक ही कमरे में सो जाती, शहर ने कहा। शाम की 4 बज रहे थे। हम तीनों ने कमरे इसलिए बुक करवाए कि तीनों एक में ही रहें। मैं दूसरे में सो जाऊंगी और तुम दोनों इस रूम में सो जाना। वैसे बेड काफी बड़े हैं, हम तीनों यहाँ सो सकते हैं, हीरा ने कहा। उसके बाद तीनों ने अपने कमरे की मुकम्मल सेटिंग की, रिलैक्स होकर बाहर निकल गई। चूंकि वो थक चुकी थी, इसलिए वो तीनों लॉन में ही बैठ गई और गपशप करती रही। रात का अंधेरा फैल चुका था। वो तीनों वापस आई, अपने अपने कमरों में आराम के लिए चली गई। रात तो सुकून से गुजरी। सुबह भी शहर और हीरा की आंख भी न खुली थी कि शहर तैयार होकर उनके कमरे में आ गई। मैं इतनी देर से दस्तक दे रही हूँ, तुम लोगों का दरवाजा क्यों नहीं खुला? शहर ने बरहम होते हुए कहा। तुम्हें इतनी सुबह आने की जरूरत क्या थी? तुम्हें नहीं पता कि हम लोग सो रहे होंगे? हीरा ने आंख मलते हुए कहा। ये सुबह नहीं है, 9 बज रहे हैं, शहर ने खिड़की के आगे से पर्दा हटाते हुए कहा। इतने में शहर भी उठ गई। वो बेचारी कहाँ सो सकती थी। अच्छा हुआ तुम भी उठ गई। चलो अब तुम दोनों नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं तुम दोनों का यहाँ इंतजार करूंगी, फिर हम नाश्ता करने चलते हैं, शहर ने कहा और कुर्सी से उठकर खड़ी होकर बाहर देखने लगी। हम हो गए तैयार, फितरत की परस्तार, अब वापस इस दुनिया में आओ और चलो नाश्ता करने चले, हीरा ने शहर से मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो शहर आज बिल्कुल परिस्तान की परी लग रही हो इस फ्रॉक में, शहर ने शहर की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा। वैसे काले कपड़ों में मलबूस जिन भी होते हैं परिस्तान में, हीरा ने शहर की तरफ इशारा किया। ओए खबरदार जो मुझे जिन कहा, शहर ने फौरन गुस्से से जवाब दिया। अच्छा भाई अब लड़ाई न शुरू करो, चलो नाश्ता करने चले, शहर ने फजूल किस्म की गुफ्तगू से तंग आकर कहा। उसके साथ ही वो तीनों चल दी। नाश्ते की टेबल पर उन्होंने तकरीबन गपशप करते हुए घंटा भर में नाश्ता किया, फिर उठी और बिल अदा करके बाहर निकल गई। वो लान में कुछ देर बैठी रही। मेरा ख्याल है अब मार्केट चलते हैं, मैंने सुना है यहाँ की खवातीन हाथ का काम बहुत अच्छा करती हैं। इस बहाने कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी और थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे, हीरा ने तजवीज देते हुए कहा। हाँ यार ये ठीक है, जाओ हीरा कमरे से मेरा और शहर का बैग ले आओ, शहर ने हीरा से कहा। हीरा जब वापस आई तो उसे सांस चढ़ा हुआ था। क्यों, क्या हुआ? मीलू का सफर करके आई हो? हमने तुम्हें परेशान तो नहीं भेजा था, बैग लेने भेजा था। बैग लेने से जो तुम्हारी सांस इस कदर फूली है, शहर ने मुस्कुराते हुए कहा। हीरा ने जोर से बैग टेबल पे रखे और गुस्से में शहर से मुखातिब हुई। क्यों शहर की बच्ची, तुमने दरवाजा बंद क्यों किया था? मैं जोर लगा लगा कर हलकान हो गई, मगर दरवाजा तो जैसे खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने दरवाजा तो लॉक नहीं किया था, फिर क्यों नहीं खुल रहा था? और मैं बैग लेकर आई हूँ, हीरा ने यकीन दिलाते हुए कहा। वैसे दरवाजा खुला क्यों नहीं? शहर ने तजुस्सुस भरे लहजे में कहा। बस करो चलो चलते हैं मार्केट, शहर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। वो तीनों मार्केट की सिमत होली और 4 बजे तक वापस लौट आए। तमाम जगह घूमकर वो अपनी शॉपिंग कमरे में रखकर फ्रेश होकर करीबी जंगल में घूमने चली गई। वो गर्मियों की एक खुशगवार शाम थी, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो उन्हें तरोताजा कर रही थी। थोड़ा घूमने के बाद शहर ने कहा, चलो अब वापस चलते हैं, अंधेरा हो रहा है, हम तो थोड़ा और घूमेंगे और फिर आइसक्रीम खाने जाएंगे।
तुम भी हमारे साथ चलो ना, हीरा ने प्लान बनाते हुए कहा। नहीं भाई, मैं तो आज बड़ी थक गई हूँ, मैं तो रेस्ट करने जा रही हूँ। ओके, शहर ने मुड़ते हुए कहा। वो तीनों आइसक्रीम खाने चली गई। शहर कमरे में दाखिल हुई तो कमरा जोर से बंद हो गया। भाई हवा से हुआ होगा। शहर ने घबराकर पीछे देखा। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? मैं तो वहाँ परेशान हो जाती हूँ। शहर ने अपने आप को समझाया और आकर बिस्तर पर आराम की गर्ज से लेट गई। अभी वो बिस्तर पर लेटी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा शायद हीरा और शहर आई होंगी। उसने जब दरवाजा खोला तो वहाँ कोई न था। उसे लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरकर कमरे में दाखिल हो गया है। वो जब वापस आई तो उसे कमरे से अजीब किस्म की खुशबू आ रही थी। उसने बाहर देखा मगर दूर तक कोई न था। वो घबरा गई और दौड़कर बाहर निकल आई। सामने हीरा और शहर खड़ी आइसक्रीम खा रही थी। वो शहर को देखकर हैरान हो गई। क्यों मोहतरमा, कर लिया आराम? शहर ने कहा। मुझे पता था तुम हमारे बगैर नहीं रह सकोगी, हीरा ने कहा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? शहर ने शहर के चेहरे को बहौर देखते हुए कहा। नहीं बस ऐसे ही, शहर ने पसीना साफ करते हुए कहा। चलो काफी अंधेरा है, अंदर चलते हैं, शहर ने कहा। चलो हमारे साथ, हमारे रूम में कोई रहता है? शहर ने चलते हुए सवाल किया। नहीं, साथ वाले रूम में तो कोई नहीं रहता, सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर में एक फैमिली आई है और वो लोग सुबह चले जाएंगे। साथ वाले कमरे को तो लॉक लगा है, लगता है काफी पुराना ताला है, बहुत जंग आलूद है। शहर ने अपनी मालूमात उनके साथ शेयर की। तुम्हें कैसे पता? हीरा ने शहर से सवाल किया। कल मैंने इन लोगों को टीवी लाउंज में देखा था और जो बातें वो कर रहे थे उनका कल जाने का प्रोग्राम है, शहर ने वजाहत की। अच्छा तो तुम उनकी बातें सुनती रहती हो, हीरा ने शौक अंदाज में कहा। शहर का कमरा आया और वो उन दोनों को गुड बाय कहकर अंदर दाखिल हो गई और शहर और हीरा अपने कमरे में आकर ड्रेस चेंज करके सोने के लिए लेट गई, क्योंकि वो दिन भर के सैर सपाटे से बहुत ज्यादा थक गई थी। शहर कमरे में दाखिल हुई तो लाइट ऑफ किए बगैर ही लेट गई। पता नहीं रात का वो कौन सा पहर था, उसे ऐसे लगा कि कोई उसका कंबल खींच रहा है। वो घबरा गई। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई नजर न आया। कुछ वक्त गुजरा कि लाइट ऑफ हो गई। अब सिर्फ लैंप जल रहा था जिसकी हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उसे कोने में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने उसे आवाज देने की कोशिश की मगर आवाज तो उसकी हलक से निकल ना पाई। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। आहिस्ता आहिस्ता कोने वाला साया चलता हुआ उसके बेड के करीब जाकर गायब हो गया था। शहर ने देखा कि वो कोई नौजवान लड़की थी। स्याह रंग का लिबास उसने जेबतन कर रखा था। उसके लंबे काले और स्याह बाल उसकी शानों तक लटक रहे थे। शहर को ऐसे लग रहा था जैसे अभी उसकी जान निकल जाएगी। वो दौड़कर कमरे से बाहर निकली। बाहर अंधेरा था। वो किसी चीज से टकराई और गिर गई। जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जो उसने अभी अपने कमरे में देखी थी। उसके दांतों और मुंह से खून बह रहा था। शहर ये देखकर मजीद परेशान हुई और हीरा लोगों के कमरे की तरफ भागी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। अंदर दाखिल होते ही दरवाजा धड़म से बंद किया, जिसकी आवाज से हीरा और शहर भी जाग गई। क्या हुआ शहर, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हारे पाँव में न जूते हैं, तुम्हारे बाल नंगे हैं। चलो इधर आओ, इधर बैठो, शहर ने उसे पकड़कर बेड पर बिठाते हुए कहा। हीरा ने इतने में उससे पानी का गिलास पकड़ाया। शहर ने एक ही सांस में तमाम गिलास खत्म कर दिया। क्या हुआ शहर, हीरा ने सवाल किया। बस कुछ नहीं हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, शहर ने मसनूई मुस्कुराने की कोशिश की। हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारे पास सो जाओ, शहर ने कहा। रात के 3 बज चुके थे। वो तीनों सो गए। फजर की अजान हो रही थी कि उनकी आंख खुली। वो उठी, नमाज अदा की और फिर नाश्ता करने चली गई। उन्होंने वापसी पर चंद जरूरत की चीजें ली और घूमने चली गई। शहर कल वाले मामले को अभी तक समझ ना पा रही थी और दूसरी तरफ शहर रात वाले वाक़े से अलग परेशान थी। हीरा भी उस बात को नोट कर रही थी कि कोई वजह जरूर है जो ये दोनों परेशान हैं। कैमरा तो हम दोनों कमरे में भूल आए। जाओ हीरा, तुम जाकर ले आओ। ओके मैं जाती हूँ। हीरा के जाने के बाद शहर ने शहर से कहा, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। बात तो एक मैंने भी तुमसे करनी है, तुम अपनी बात बताओ, शहर ने कहा। उसके बाद उन दोनों ने अपने साथ बीते वाकयात एक दूसरे के साथ गोश गुजार किए। इधर हीरा कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजा खुला छोड़ा और जल्दी से कैमरा निकालने लगी कि अचानक लाइट चली गई। बाहर बादल छाए थे, इसलिए खिड़की खुली होने के बावजूद भी अंदर कोई खतरा रोशनी ना थी। हीरा खौफजदा हो गई। उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने कैमरा लेकर जो ही पीछे मुड़ना चाहा, वो ये देखकर वहीं जम गई कि उसके पीछे एक खूबसूरत लड़की स्याह लिबास में खड़ी थी। उसके मुंह से खून बह रहा था। इससे हीरा और भी ज्यादा खौफजदा हुई। हीरा को यूं परेशान देखकर उसने कहखा लगाया। उसके कहकहे की आवाज से तो जैसे हीरा के जिस्म में सांसें दौड़ने लगी। वो दरवाजे की तरफ भागी मगर दरवाजा बंद था। हीरा एक चीख के साथ बेहोश हो गई।
اس کی آواز سن کر سحر اور شہر بھی آئی. انہوں نے ہیرا کو اٹھا کر بیڈ پہ ڈالا. جب اسے ہوش آیا تو انہوں نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے اپنے ساتھ آنے والا تمام واقعہ سنایا. پھر سحر اور شہر نے بھی اپنے ساتھ ہونے والے واقعے اسے سنائے. اس سے انہیں اس کا اندازہ بلکہ یقین ہو چکا تھا کہ یہاں کچھ عجیب ضرور ہے. باہر موسم بہت خراب ہے, بارش بھی ہو رہی ہے. ہمارا یہاں سے جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے. اب ہم صبح ہی نیچے شفٹ ہو سکتے ہیں اور پھر جیسے ہی کوئی انتظام ہوگا ہم واپس روانہ ہو جائیں گے. ہیرا نے کہا. اب ہمیں جتنی جلدی ہو یہاں سے چلے جانا چاہیے. مجھے تو بڑی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے, شہر نے کہا. جو بھی ہو رات تو یہی گزارنی پڑے گی, شہر نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا. رات کو گزارنی ہی ہے, کچھ کھا بھی لیتے ہیں. ہیرا کچن میں کچھ ضروری اشیاء لینے چلی گئی. یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے, مگر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا. وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر آئی. انہوں نے ڈنر کیا. تھوڑی دیر گپ شپ لگانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی. ہیرا اور شہر تو سو گئی مگر شہر کو نیند نہ آ رہی تھی. شاید وہ چند لمحے کے لیے سو گئی تھی. اب اس کی آنکھ کھلی. اس کی طبیعت بے چین تھی, اسے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی. اتنے میں دروازہ کھلا اور وہی حسینہ اندر آئی جسے وہ قبل ایک رات دیکھ چکی تھی. اب بھی وہی حالت تھی. اسے دیکھ کر شہر نے چیخنا چاہا مگر اس کی آواز نکل نہ رہی تھی. اس کا گلا خشک ہو گیا تھا. وہ آگے بڑھ رہی تھی اور شہر کو گھسیٹتی باہر لے آئی اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا. اس نے شہر کو نیچے فلور پر لا کر ایک کمرے میں بند کیا. اندر خاصا اندھیرا تھا, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ہاں مگر اس حسینہ کی آنکھوں میں وحشت نمایاں تھی. شہر نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا. تم کون ہو؟ اس نے ایک بھیانک ایکال گایا جس سے تمام کنگرا گونج اٹھا. میں تمہاری موت ہوں, اب تم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتی, اس نے کڑک دار آواز میں کہا. 2 لمحے کے بعد شہر نے پھر اپنی ہمت جمع کر کے پوچھا. تم مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ یہ جملہ شہر نے وقفے وقفے سے اور ڈرتے ڈرتے بمشکل پورا کیا. تم نے میرا کیا بگاڑا؟ کچھ نہیں, البتہ سنوار سکتی ہو. کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا. پرسوں میں تمہاری جان لے لوں گی جس سے مجھے طاقت ملے گی اور میں بہت بڑی جادوگرنی بن جاؤں گی اور جادو کی دنیا کی ملکہ کہلاؤں گی. اس نے اپنا تمام پلان اسے بتاتے ہوئے کہا. مگر میں تمہیں اپنے اس گنونے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی, شہر نے باہمت لہجے میں کہا. اے لڑکی, آرام سے دن بسر کر ورنہ آج ہی کام تمام کر دوں گی. تم یہاں سے نکلو گی تو کچھ کرو گی نا, اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ اپنی موت کا انتظار کر. اس کے ساتھ ہی اس نے کیخال گایا اور کونے کی طرف بڑھی. اس نے وہاں پڑی روشن کی مشل جس سے کمرے میں نیم روشنی پھیل گئی. شہر نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف انسانی کھوپڑیاں پڑی ہیں اور جب وہ ان پر چلتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں. یہ دیکھ کر شہر کو دکھ ہوا. اس نے پکا ارادہ کیا کہ اسے سزا ضرور دے گی. ادھر جب ہیرا اور شہر کی صبح آنکھ کھلی تو وہ شہر کو نہ پا کر حیران پریشان ہوئی. اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا مگر انہیں شہر کہیں نہ ملی تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی. ساری رات جاگنے کی وجہ سے شہر کو اب نیند نہیں آ رہی تھی. اسے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ تھا. اگر اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے تو وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائے گی اور اگر نہیں تو یہ آتما بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اسے پریشانی میں اپنی مدد سے ضرور نکالے گا. وہ سکون کے ساتھ سو گئی. اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی ہے جس نے سفید لباس پہنا تھا. اس نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں جانتی ہوں تم اس وقت بہت زیادہ پریشان ہو. یہ آتما اصل میں ایک ہندو عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس میں آئی تھی. یہ بہت زیادہ امیر تھی. اس کے شوہر نے اسے جھوٹی محبت کا ڈونگ رچایا ہوا تھا. وہ لالچی آدمی تھا. اس نے اس کی دولت حاصل کرنا چاہی. اس کی بیوی نے اسے اپنی دوسری گرل فرینڈ کے ساتھ دیکھا تو ان کا جھگڑا ہوا کیونکہ یہ اس سے سچی محبت کرتی تھی مگر شوہر اسے دھوکہ دے رہا تھا. جب اس شخص نے اپنا کھیل بگڑتا ہوا دیکھا تو اس نے اس کو قتل کر دیا. اس نے وہ لاش نیچے تہخانے میں چھپائی اور وہ آتما اسی کی ہے جو تمہارے سامنے آئی تھی. یہ اپنے شیطانی منصوبوں کے لیے کئی بے گناہ لڑکیوں کو قتل کر چکی ہے. تمہیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. جہاں تم سوئی ہو اس سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک کھڑکی ہے. تم اس کے ذریعے نیچے تہخانے میں اتر جانا. وہاں اس کی لاش ہوگی. تم اسے جلانا اور الماری میں پڑی مورتی کو اس کی آمد سے قبل توڑ دینا تاکہ وہ دوبارہ نہ آ سکے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو جائے. اس گیسٹ ہاؤس میں کافی سارے قتل ہو چکے ہیں. اب وہ یہاں رہنے کی قابل نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی شہر کی آنکھ کھلی. اس نے ادھر ادھر دیکھا. وہ آتما وہاں نہیں تھی. وہ جلدی اٹھی, بائیں جانب قدم بڑھانے لگی اور ٹھیک 10 قدم پر ایک کھڑکی تھی.
وہ جلدی سے کھول کر نیچے اتری. اس نے مشل ہاتھ میں لی جس سے تہانے میں روشنی ہو رہی تھی، ورنہ وہ وہاں کچھ بھی تلاش نہ کر پاتی کیونکہ نیچے بہت زیادہ اندھیرا تھا. اس نے پہلے ایک زنگ آلود الماری سے وہ مورتی نکالی، ہاتھ میں لی اور پھر اس آتما کی تلاش نکل پڑی. جلد ہی وہ لاش بھی اسے وہاں ملی. وہ لاش تو نہ تھی مگر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا. اس نے مشل کی مدد سے اسے جلایا. اس کے ساتھ ہی آتما چیختی ہوئی اندر آئی. اس نے فوراً پوری قوت سے مورتی زمین پر دے ماری جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی. اس کے ساتھ ہی آتما غائب ہو گئی. سحر نے اپنے کپڑے جھاڑے، باہر نکل آئے. اس کے بعد اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا. اسے پتا تھا اس کی دونوں سہیلیاں اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوگی اور وہ خوش بھی تھی کہ اس نے ایک بہت بڑے خدمے کا خاتمہ کر کے ہزاروں معصوم لوگوں کی جانیں بچائی ہیں. جب سحر نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں اس کی طرف لپکی. کہاں تھی تم دونوں نے بیک وقت سوال کیا تو سحر نے اپنے ساتھ آنے والے تمام واقعہ اسے سنایا. وہ چند دن وہاں رہی اور پھر واپس آ گئی. آج بھی جب انہیں وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ایک خوف کی لہر ان میں دوڑ جاتی ہے، مگر ان کے ساتھ ہی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ ان کی زندگیاں بچ گئی اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بچائی.